वेलकम फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लास वाला। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी। तो विशेषतः हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अपना जो पहला टॉपिक है उसको लेकर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंडिया इंट्रोडक्शन, यानी भारत का परिचय। भारत का परिचय, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं भारत के परिचय के लिए, तो भारत का परिचय से में हम कुछ चीज़ों को जानेंगे। तो उनमें सबसे पहले हम जानेंगे भारत की स्थिति, ठीक है। भारत की स्थिति के बाद हम जान पाएंगे भारत का विस्तार और उसके बाद फिर क्षेत्रफल वगैरह। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारत की स्थिति से। एक्चुअल में भारत की स्थिति को हम जानेंगे एक तो विश्व अथवा ग्लोब के संदर्भ में, विश्व अथवा ग्लोब के संदर्भ में। तो सबसे पहले हम जान लें कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब वास्तव में पृथ्वी की एक प्रतिकृति होती है। ग्लोब वास्तव में पृथ्वी का एक मॉडल है, ठीक है। ये मान लीजिए अपना ग्लोब है और इस ग्लोब पर ये वाली जो एक रेखा है जो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए, दो ध्रुव, ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा साउथ पोल, ठीक है ना। तो ये दो ध्रुव हो गए। इन दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ये जो लाइन खींची है मैंने, ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, ठीक है। और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हुए ये जो रेखा है, इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये हो जाएगी भूमध्य रेखा। ओके, अब देखो ध्यान से ग्लोब को कि ये जो अपनी ग्रीनविच रेखा है, इस ग्लोब को या हमारी जो पृथ्वी है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। एक तो ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना, ध्यान से देखते जाना। ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध और एक ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये है पूर्वी गोलार्ध। ओके, अब ये है हमारी देखो भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में विभाजित कर रही है। इनमें से ये वाला जो गोलार्ध है कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ, और ये वाला जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, साउथ, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो हमने ग्लोब को जाना, ग्लोब पर जो गोलार्ध है हमने उनको जाना। उसके बाद हम जानते हैं कि इस ग्लोब पर जो कुछ रेखाएं होती हैं वो क्या हैं। जब आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब पे कुछ आड़ी व तिरछी रेखाएं, खड़ी रेखाएं आपको देखने को मिली होंगी, ठीक है। ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं जो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची हुई हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं जो दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई हैं, ये तो होती हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। और ये जो आड़ी रेखाएं हैं, ये वाली, ये आड़ी रेखाएं जो हैं वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, ये हो जाता है हमारा ग्लोब। ओके, अब इस ग्लोब की हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्व मानचित्र पर भारत को रखने जा रहे हैं। ये ग्लोब पर ये जो अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, इनको खींचने का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो ये है कि ग्लोब पर या मानचित्र पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण, किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण, ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। ओके, जब हम बात करने वाले हैं इस ग्लोब की, तो ग्लोब को हम एक बार थोड़ा लार्ज करके बनाते हैं ताकि हम उस पर भारत को रख पाएं। ये मान लीजिए हमारा एक दूसरा ग्लोब है, ठीक है। ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव हो गया, इन दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए एक रेखा हो गई, ठीक है। अब ये भूमध्य रेखा हो गई, राइट। अब ये ग्रीनविच रेखा, ये भूमध्य रेखा। अब हमें बात करना है भारत के संदर्भ में। तो जब हम बात करते हैं भारत की, तो भारत की अगर अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को आप जानेंगे, तो एक बार नेक्स्ट पेज पे मैं आपको भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बता देता हूं। देखो अपना जो भारत है, भारत काफी विविधताओं वाला देश है और इतनी विविधताएं किसी देश में नहीं, किसी महाद्वीप में ही हो सकती हैं। और इसी वजह से हम भारत को महाद्वीप तो नहीं परंतु उपमहाद्वीप की संज्ञा जरूर देते हैं।
हम भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा जरूर देते हैं। अब भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तारों को एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले भारत की जो मुख्य भूमि है, इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य है। ओके, इसके बाद अगर भारत के देशांतरीय विस्तार की हम बात करेंगे तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब इसको ना हम भारत को वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं एक बार, कहाँ है अच्छे से आप इसको देख लीजिए, लोकेशन, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब एक बार हम देख लेते हैं, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब इस ग्लोब पर ये तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में, इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जितने भी अक्षांश हैं 90 डिग्री तक यानी नॉर्थ पोल तक, वो सभी के सभी क्या हैं, उत्तरी अक्षांश हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके दक्षिण में जितने अक्षांश है वो सभी के सभी क्या होंगे, 90 डिग्री तक दक्षिण अक्षांश होंगे, दक्षिण अक्षांश होंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें भारत को इसमें रखना है। तो भारत का जो विस्तार है वो कहां से हमने शुरू किया, देखो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ये तो है हमारा 0 डिग्री। अब जब हम बात कर रहे हैं भारत के लिए कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, तो हम भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में होंगे, उत्तर में। ठीक है, भूमध्य रेखा के कौन से दिशा में होंगे, उत्तर में। तो यहां से हम काउंटिंग करें, मान लीजिए ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए इस तरह से मान लीजिए ये आ गया हमारा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, अब है हम कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहां से चलें 8 9 10 11 12 करते हुए ये आ जाएगा हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ओके, ये स्थिति आ गई हमारी। अब यहां इन अक्षांशों के भीतर कौन है, इन अक्षांशों के भीतर है हमारा भारत, इन अक्षांशों के भीतर है हमारा भारत। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देशांतरीय विस्तार हमें जानना होगा, तो देशांतरीय विस्तार ये जो रेखा हो गई ये तो कौन हो गई, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा के हम कहाँ हैं, पूर्व में या पश्चिम में, तो एक बार देख लेते हैं हमारे देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक हम हैं, तो हम ग्रीनविच के कौन सी दिशा में हो गए, पूर्व में हो गए ना। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये 0 डिग्री होता है ग्रीनविच, काउंट करना शुरू करें 0 1 2 3 4 5 करते हुए मान लीजिए ये वाली जो रेखा बनती है ये आ जाती है हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, उसके बाद 68 69 70 करते हुए काउंट करें तो हमें कहां तक चलना है, 97 डिग्री 25 तक। मान लीजिए ये वाली जो देशांतर रेखा है ये हो जाएगी 97 डिग्री 25 मिनट। ये रहा हमारा भारत, यहाँ पे ये हमारा भारत है। अब आप देख लीजिए जरा कि हमारा जो भारत है विश्व मानचित्र पर अथवा ग्लोब पर कौन से गोलार्धों में आता है। ठीक है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, आंसर डालेंगे और आंसर आप डाल चुके होंगे, अभी मैं आपको आंसर बता देता हूं। आप ये जो हमारा जो भारत है ये है विश्व मानचित्र या ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट में है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। ओके, ये तो हो गई भारत की स्थिति ग्लोब पर। अब एक बार हम देख लेते हैं भारत को यहाँ पर। ठीक है, ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब भारत में ये देखो कुछ स्थान, ये तो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये है अरब सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। जब आप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को देखते हो तो बंगाल की खाड़ी में हमारे कुछ द्वीप समूह हैं। कौन से द्वीप समूह हैं, ये द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार मार्क कर ला दो यार, अंडमान निकोबार। ये जो द्वीप समूह है हमारे, ये कौन से द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये तो बात हो गई
अब अंडमान निकोबार जो है ये एक जो इसकी जो सीमा शुरू होती है वो होती है सीमा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर इसकी सीमा शुरू होती है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है यहाँ अंडमान निकोबार में, नाम है इसका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। इसके कुछ और भी नाम है, इसको हम पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। हम इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, हम इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ये इसके पुराने नाम हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब सीधा आपको पता लग गया कि ये तो है भारत का दक्षिणतम बिंदु। अब कोई पूछे आपसे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताएं, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमें मिलता है तमिलनाडु में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ मिलता है? हमें तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करते हैं भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु पर, तो ये तमिलनाडु में कौन होगा? हमारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में ये है स्थान पर्टिकुलर केप कैमोरिन। कन्याकुमारी केप कैमोरिन ये हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु हुआ। अब भारत के उत्तरतम बिंदु की अगर हम बात करें, तो भारत का उत्तरतम बिंदु जो है वो जो केंद्र शासित प्रदेश बना है नवीनतम लद्दाख। ठीक है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर ही हुआ करता था, अभी ये तो हो गया इधर लद्दाख और ये हो गया J&K यानी कि जम्मू कश्मीर। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हमारा उत्तरतम बिंदु है और वो है जिसको हम कहते हैं इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, ठीक है, ये इंदिरा कौल है जो हमारे भारत के उत्तर में है, ये ध्यान रखना है, जो भारत का मुख्य भूमि का उत्तरतम बिंदु है। अब भारत का सर्वाधिक जो पूर्वी छोर है, तो सर्वाधिक पूर्वी राज्य है वो तो है कौन? अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक पश्चिमी जो राज्य है वो कौन है? गुजरात। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये हैं भारत के सर्वाधिक पश्चिमी छोर। अब अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में, तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर अपना एक जो सर्वाधिक पूर्वी छोर है वो है किबिथु। किबिथु और किबिथु के सहारे है वालागू। वालागू, ठीक है, वालागू जो है वो है भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का सर्वाधिक पूर्वी छोर। अब अगर आगे बढ़े हम सर्वाधिक पश्चिमी छोर पर, तो सर्वाधिक पश्चिमी छोर पर यहाँ पर हमें मिलता है सरक्रीक। सरक्रीक जो क्षेत्र है ये हमारे भारत का सर्वाधिक पश्चिमी छोर भी हो जाता है। और इस सरक्रीक क्षेत्र में कुछ और भी स्थान है, जैसे कि राजहर क्रीक। राजहर क्रीक ये हमारा सर्वाधिक पश्चिमी छोर हो जाता है। अब अगर हम अपने भारत के इन जो चारों किनारे हैं, इन चारों किनारों को अगर हम मिला दें आपस में, ठीक है, चारों किनारों को अगर हम मिला देते हैं, तो पूर्व से पश्चिम भारत की जो लेंथ है वो करीब है 2933 किमी। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण जो है वो है भारत 3214 किमी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2933, 3214 ये है हमारा भारत का विस्तार। ओके, अब अगर हम बात करते हैं भारत के विस्तार को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं किस राज्य में क्रॉस करती हैं, तो भारत के विस्तार को मिलाने वाली ये जो रेखाएं ये MP मध्य प्रदेश में क्रॉस करती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, अब अगर आगे बात करें हम भारत की कि भारत एशिया के संदर्भ में कहाँ है। देखो, हमने भारत की स्थिति को जान लिया एक बार, भारत की स्थिति हमने ग्लोब पर जानी है, हमने ग्लोब को जाना है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय भाग जाने हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम, सर्वाधिक पूर्वी छोर, सर्वाधिक पश्चिमी छोर हमने जाना है। अब हम जानते हैं कि भारत एशिया में कहाँ आता है। भारत एशिया में कहाँ है ये हम जान लेते हैं एक बार। अपना जो भारत है आप जानते ही हैं ये एशिया महाद्वीप का एक पार्ट है, लेकिन एशिया महाद्वीप में ये किन देशों में आता है अगर हम उनकी बात करते हैं, तो अपना जो भारत है, भारत है ना काफ़ी बड़ा हो गया, मैं छोटा बनाना पसंद ही नहीं करता भारत को। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत है, इस भारत की स्थिति को हम देखें अगर एशिया के संदर्भ में, तो देखो जरा,
एशिया के सेंटर में एक लाइन खींचें, इस तरह से दो लाइनें हम क्रॉस करते हुए खींच दें अगर, तो ये एशिया का नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वेस्ट हो जाएगा। अब आप देख लो खुद कि भारत एशिया में कहाँ पर आता है, भारत एशिया में कहाँ पर आता है, ठीक है, कहाँ आ रहा है अभी, साफ साफ नजर आ रहा है ना। तो भारत एशिया के दक्षिण में है, यानी अपना जो भारत है दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है। और इसी वजह से अपना जो भारत है, भारत एक ग्रुप का सदस्य भी है जिसको हम दक्षेश कहते हैं, दक्षेश कहते हैं, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, सार्क जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, सार्क, तो दक्षेश। तो हमने भारत की स्थिति को बहुत अच्छे से जान लिया। ओके, अब हम भारत की स्थिति के बाद भारत के नाम को जान लेते हैं एक बार कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत का नाम भारत कैसे हो गया, ये हम जान लेते हैं। देखो हमारा जो भारत है, वास्तव में भारत के का जो सबसे प्राचीन नाम, अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो भारत को हम कहा करते थे बहुत बहुत पूर्व में, जब आर्य, ये मान लीजिए यहाँ मध्य एशिया है, मध्य एशिया, ठीक है, आर्य हमारे यहाँ अभी नहीं पहुंचे हैं, आर्य क्या नहीं आए हैं, आर्य नहीं आए हैं। उस स्थिति में हमारा जो भारत है, भारत सप्त सैंधव कहलाता था। क्या कहलाता था? सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। सप्त सैंधव इसको हम क्यों कहते थे? तो सप्त सैंधव कहने का जो रीजन था वो 7 नदियों के कारण था, ठीक है। जो अपनी 7 नदियां हैं, सिंधु से लेके सरस्वती तक का जो पूरा पोर्शन है वो सप्त सैंधव कहलाता था। उसी वजह से 7 नदियां बहती थी। वैसे सैंधव का शाब्दिक अर्थ सागर होता है, नदियां नहीं होती हैं, लेकिन वो जो नदियां हैं ना वो सागर के समान ही विशाल हैं, ओके ना। तो इसी वजह से ये सप्त सैंधव हो गया। अब भारत में जब आर्य आए, आर्यों का आगमन हुआ, भारत में आर्य मध्य एशिया से आए, आर्यों का जब आगमन हुआ तो भारत को आर्यों के नाम पर जाना जाने लगा। आर्यवत कह दिया हमने भारत को, आर्यवत, ठीक है। तो हमें जो वास्तव में हमारा नाम है वो क्या है? सप्त सैंधव, ठीक है। आर्य मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आकर हमारे यहाँ पर रहने लगे और उन्होंने भारत को नाम दिया आर्यवत, ओके। अब भारत को दो नाम जो मिले हैं वो भी विदेशियों से मिले हैं। आर्यवत विदेशियों ने दिया, ठीक है। सप्त सैंधव अपना ओरिजिनल नेम है। अब 2 नाम और भारत को विदेशियों से ही मिले हैं। किन से? देखो यहाँ पे ये तिब्बत में है कैलाश पर्वत। तिब्बत में कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत, ठीक है। अब इस कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है जो भारत और पाकिस्तान में बहती है। नदी का नाम है सिंधु, नदी का नाम सिंधु, ठीक है। अब ये जो हमारी सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी को जो ग्रीकवासी हैं, ग्रीकवासी, ठीक है, ग्रीकवासी यानी कि यूनानी, वो इस सिंधु नदी को क्या कहते थे अपनी भाषा में, रोमन लैंग्वेज में? इंडस। सिंधु नदी को क्या कहते थे? इंडस कहते थे, ठीक है। और इंडस नदी के पूर्व में, इंडस नदी के पूर्व में जो प्रदेश है ये वाला, उसको वो इंडिया कहते थे। यानी ये मत ध्यान में रखना कभी भी कि इंडिया कोई इंग्लिश वर्ड है ना, इंडिया को तो इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे कैसे अपना लिया गया था, इंडिया यूनानी वर्ड है, ये ध्यान रखना है। तो इंडिया हमें विदेशियों ने दिया, कौन से? किन्होंने? ग्रीक लोगों ने, यानी यूनानियों ने, ओके। यहीं पे जो ग्रीक जो है, ग्रीक के साथ में यहाँ पे है पर्सिया। पर्सिया को आज हम ईरान कहते हैं, ईरान, ठीक है, ईरान। पर्सिया कैसी लैंग्वेज बोलेंगे? फारसी ना। तो पर्सिया जो लैंग्वेज बोलते थे वो फारसी लैंग्वेज बोला करते थे, ठीक है। और फारसी लैंग्वेज में से को किस नाम से बोला जाता है? से का उच्चारण किस तरह किया जाता है से किया जाता है। तो फारसी जो लोग थे या ईरानी जो लोग थे वो सिंधु नदी को क्या कहते थे? हिंदू नदी, है ना। तो वास्तव में सिंधु नदी का नाम क्या था? हिंदू नदी। किसके अनुसार? पर्सिया या ईरान के अनुसार था ये, ठीक है। तो सिंधु नदी जो था हमारा, ये तो हो गई हमारी हिंदू नदी। और हिंदू के पूर्व में ये जो प्रदेश था यानी अपना भारत, इसको उन्होंने क्या कहा था? हिंदुस्तान। और अंग्रेजों के आने से पहले तक, अंग्रेजों के आगमन तक भी हमारे भारत को हिंदुस्तान ही कहा जाता था।
हमारा भारत हिंदुस्तान ही कहलाता था, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान अंग्रेजों के लिए एक लंबा वर्ड था, बोलने में शायद इनको प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने इंडिया बोलना ज्यादा बेहतर समझा। और अंग्रेजों के आने के बाद से जो भारत के लिए जो प्रॉपर नाम हो गया वो कौन सा बन गया, इंडिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, इंडिया। अब भारत कैसे पड़ा, ये भी एक बात है। भारत कैसे पड़ा था, ये जो आर्य आए थे ना अपने मध्य एशिया से, आर्यों का एक राजा था, आर्यों का जो राजा था, राजा का नाम था भरत। तो भरत के कारण भारत को क्या मिला था, भारत नाम मिला था। ओके, तो भारत को हमने कई नामों से जान लिया। भारत का जो मूल नाम है वो है सप्त सैंधव। आर्यों के आने के बाद भारत का नाम होगा आर्यवत। आर्यों के राजा जो भरत थे, भरत के नाम पर हो गया भारत। फिर जो यूनानी थे यानी कि ग्रीकवासी, यूनानियों ने भारत को क्या कहा, इंडिया। किस नदी के नाम पर, इंडस नदी के नाम पर। और उसके बाद जो फारसी थे यानी कि ईरानी, ईरानियों के नाम पर हमारे भारत का, ईरानियों ने हमारे भारत को क्या नाम दिया था, ईरानियों ने हमारे भारत को नाम दिया था हिंदुस्तान। किस नदी के नाम पर, सिंधु नदी यानी कि हिंदू नदी के नाम पर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, हिंदू नदी कौन है, सिंधु ही है। ओके, भारत आजाद हुआ, भारत आजाद हुआ और जब संविधान लागू हुआ तो भारतीय संविधान में भारत को जो दो नाम दिए गए, वो दो नाम कौन कौन से थे, वो दो नाम थे, एक तो भारत और दूसरा इंडिया, ठीक है। यदि आप सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान भारत को क्यों नाम नहीं मिला, तो देखो अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत का नाम हिंदुस्तान ही था, तो भारत का जो मोस्ट पॉपुलर नेम रहा वो हिंदुस्तान ही रहा, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से रिलेटेड यानी हिंदुस्तान में जो हिंदू वर्ड आता है उसको एक धर्म के रूप में परिभाषित किया। फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने ही इस हिंदू नदी को एक हिंदू धर्म के रूप में स्पष्ट किया। और इस वजह से भारत एक कैसा देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, तो इस वजह से भारत को ये हिंदुस्तान नाम संविधान में नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक धर्म को इंडिकेट करता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान में भारत के लिए सिर्फ दो नाम रहे, भारत और इंडिया। ओके, ये हमने आज जो किया उसमें हमने काफी चीजें जानी हैं। आज हमने जाना है भारत की स्थिति, भारत का विस्तार सामान्य, और उसके बाद हमने जाना भारत का नाम। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। हम मिलते हैं कल आपसे इसी समय। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।